हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना टीचर आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर 9th क्लास का, जिसका नाम है मोशन। तो बच्चों, आप लोगों ने मोशन वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। आप बोलोगे सर देखो, कोई गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी खड़ी है, या हम चल रहे हैं, तो इन सब में मोशन आता है। और ये हम 6th 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोशन क्या होता है। आज उसके बारे में हम कुछ एडवांस पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत डीप तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक मोशन। तो देखो बच्चों, मोशन चैप्टर होता क्या है या मोशन क्या होता है। तो हमने पढ़ा है मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू एन टाइम, तो हम बोलते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है। तो बोलोगे सर ये बार बार विद रिस्पेक्ट टू एक टर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है। तो क्या मोशन रिलेटिव टर्म है? क्या मोशन कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज कर सकता है, किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकता क्या, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो? तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि मोशन होता क्या है और मोशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आप मान लो अपने घर में बैठे हैं और आप टीवी देख रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप क्या रेस्ट पे हो, आर यू एट रेस्ट। तो अब आपसे बोल, आपकी मम्मी से पूछा जाएगा, आपकी मम्मी वहाँ पे है, उससे पूछा जाए कि क्या आप रेस्ट पे हो, तो आप मम्मी बोलेगी हाँ आप रेस्ट पे हो, क्योंकि मम्मी के रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। लेकिन हम अगर देखें तो हमारी अर्थ भी तो मूव कर रही है, अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है। तो अब हम बोलें कि क्या हम रेस्ट में हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पे तो फिर दिक्कत है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे ये हमारा पूरा वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ हमारा ये इंडिया है। अब अर्थ जो है हमारी वो सन के अराउंड, ये हमारी अर्थ हो गई और ये सन के अराउंड मूव कर रही है। तो एवरीथिंग इज मूविंग, सारी चीजें मूव कर रही है। इसीलिए जो मोशन टर्म है वो रिलेटिव टर्म है। यानी हम बोल सकते हैं कि हम बात करें मोशन की, तो जो मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन। तो मोशन का मतलब क्या हुआ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड टाइम। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। वहीं पे अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट में क्या हो जाएगा बच्चे, रेस्ट। तो रेस्ट में सेम हो जाएगा कि अपनी पोजीशन जो चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, तो हम क्या बोलेंगे, वो किस में है, रेस्ट में है। तो अब बात आती है सर मोशन रिलेटिव टर्म क्यों है। तो ऐसे समझो बच्चे, आप घूमने अपने मामा के यहाँ जा रहे हो और ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, मस्त चल रही है ट्रेन। और इस ट्रेन में आप, ये दो सामने वाली सीट है, यहाँ पे आप बैठे हो, ये है ए, ये है बी, और ये प्लेटफॉर्म पे मस्त यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। ये पकोड़े वाले भैया खड़े हैं, इसको बोल दिया हमने सी। तो अब ट्रेन चल रही है, यानी ट्रेन मूव कर रही है। आप यहाँ से चलकर, मान लो आप रेवाड़ी से चलकर आप दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, अब रेवाड़ी से चल के दिल्ली जा रहे हो, तो मैंने जब गुड़गांव के आसपास पहुंची ट्रेन, तो मैंने ए से पूछा क्या बी ने अपनी पोजीशन चेंज की, या बी आपसे उसी पोजीशन पे है या उसने चेंज की। तो ए बोलेगा नहीं नहीं, बी तो रेस्ट पे है, बी ने कोई पोजीशन चेंज नहीं की। तो वहीं पे ए के रेस्पेक्ट में बात करूं मैं, ए के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, तो बी मेरा किस में हो गया, बी मेरा किस में हो गया, रेस्ट में। वहीं पे ये जो पकोड़े वाले भैया हैं, देखो ट्रेन चलकर कहाँ चली गई, गुड़गांव पहुंच गई। तो सी वाला भैया बोलेगा भाई नहीं नहीं, बी तो मोशन में है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट दो लोगों के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, यानी ए और सी के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में तो किस में है, वो मोशन में है। वहीं पे अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, वहीं पे अगर मैं बात करूं सी के रेस्पेक्ट में, तो सी के रेस्पेक्ट में वो किस में, मोशन में है। यानी कोई ऑब्जेक्ट
किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है। इसका मतलब जो मोशन टर्म है मेरी वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। क्या टर्म है, रिलेटिव टर्म है। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में, वही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, अभी जो हमने डिस्कस किया कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। combined property of object and observer. Second one, there is nothing like absolute motion or absolute rest. यानी हमेशा रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म रहेगा, कभी भी एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ भी होता नहीं है। थर्ड वन, मोशन इज ओनली डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। बिल्कुल करेक्ट बात है कि मोशन, अभी हमने डिस्कस किया कि मोशन हमेशा डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। यानी हमें एक फ्रेम चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अभी हम। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में होगा तो सबसे पहले जो टर्म आती है सबसे प्यारी, वो आती है डिस्टेंस। अब मान लो हम कार में बैठ के, ये हमारे पास मस्त कार है एक, ये हमारे पास मस्त सेंट्रो जैसी कार है, लग्जरी कार है, और ये यहाँ से चलकर और यहाँ पे जा रही है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट है मेरा बी। तो सबसे पहले आता है मेरे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिस्टेंस। क्योंकि कोई भी बॉडी मूव करेगी तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, या सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, या जो क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो होती है बच्चे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड इन ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, ये मस्त सी लग्जरी कार है आपके पास, सेंट्रो टाइप, इसमें आप बैठकर जा रहे हो, ए से चलकर आप बी पर पहुंच गए। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो आपने ये पाथ ट्रेवल किया है, ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ ट्रेवल किया ना, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कहलाएगी मेरी डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये वाली, ये जो हमने ये लेंथ कवर की है ना, इसकी, ये जो पाथ हमने कवर किया है, इसके जो एक्चुअल लेंथ होगी उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया सर, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पहली बार आया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चा फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो सेक्शन में डिवाइड किया हमने। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक तो होगी बच्चे वेक्टर, और दूसरी बच्चे होगी हमारे पास स्केलर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बोला सर अभी तक तो स्केलर ही डाउट था, अब एक डाउट और आ गया हमारे दिमाग में, और वो डाउट है कि वेक्टर क्या होता है। तो बच्चे ऐसी क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप की होती है, एक हमने लिया वेक्टर, एक लिया हमने स्केलर। तो बोले सर वेक्टर क्या होती है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सर बोले एग्जांपल, एक एग्जांपल दो वेक्टर का। तो वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्केलर की बात करें, टाइम। अब देखो टाइम में क्या है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि टाइम 2 सेकंड नॉर्थ, या ऐसा बोलेंगे 2 सेकंड साउथ, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आपसे बोला जाए आप यहाँ से स्कूल गए, आपको कितना टाइम लगा था, आप बोलोगे 40 मिनट्स। ऐसा थोड़ी बोलते हो, मैं यहाँ से स्कूल गया, अब मेरे को लगे यहाँ से 40 मिनट साउथ। क्या डायरेक्शन आता है कभी, नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे होते हैं उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम बात करें डिस्टेंस की। अब देखो दो यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट सिस्टम। एक बोला जाता है एसआई यूनिट और दूसरा बोला जाता है सीजीएस यूनिट।
यानी इन क्वांटिटी को जिनमें मेजर किया जाता है। SI यूनिट यानी डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर। वहीं पे सीरियस यूनिट की बात करें तो क्या होता है मेरे पास? सेंटीमीटर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट मीटर होती है, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर होती है। तो बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है, दूसरा डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, नंबर तीसरा कि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है और सीरियस यूनिट क्या होती है। हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। बोलो सर, अभी हमने एक डिस्टेंस पढ़ा, अब एक नई क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं, क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वही कार है हमारी, इस कार में बैठकर हम अपना ए से चले थे, मान लो इस पॉइंट को हम बोल रहे थे ए, और ए से चलकर हम यहाँ पे पहुंच गए थे बी पर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको देखो, ए जो था हमारा उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या था? इनिशियल पोजीशन थी। वहीं पे बात करें बी की, तो बी हमारे पास क्या है? फाइनल पोजीशन है। यानी ए से बी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो हम यहां से चलकर यहां पे चले गए, तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरा ये होगा। इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है तो मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है मीटर। वहीं पे मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होती है? सेंटीमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कैसी होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। थर्ड हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। अब हम आगे चलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास आता है कि देखो ये पॉइंट हमारे पास पोजीशन ए थी, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है। मान लो जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो ए से गया, ए से गया, ए से चला, ए से चलकर कहाँ पे गया? बी पे, और बी से चल के कहाँ पे आ गया? सी पे आ गया। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? देखो ए से बी गया मैं, तो ए से बी तक मेरा कितना था? देखो ये हो गया मेरे पास 10, ए से बी तक कितना हो गया? 10 यूनिट, और ये कितना हो गया? 8 यूनिट। तो टोटल ए से बी तक का ही कितना हो गया? 18 यूनिट। अब मैं बी से फिर कहाँ पे आया हूँ? सी पे। तो देखो टोटल कितना हो गया? 10 + 8। अब बी से सी तक का फिर कितना था? 8। यानी मैं लिख सकता हूँ ये कितना था मेरे पास? 10 + 8 + 8, तो मेरे पास कितना हो गया? 26 यूनिट्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बोला कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। तो देखो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये वाली थी। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी? ये वाली थी। इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, ये स्ट्रेट लाइन ये वाला हुआ, और ये हमारे पास कितना है? 10 यूनिट है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। ठीक है? तो इसका मतलब एक पॉइंट और मेरे दिमाग में निकल के आया कि ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? मान लो मैं ए से चला, ये मेरे पास पोजीशन ए है, ए से चला, बी पे आ गया, ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? यानी हमेशा स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अगर मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं।
तो मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेरा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। यानी हम ये देखो यहाँ पे बात करें तो डिस्टेंस हमारा हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक ही कंडीशन होगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, तब मेरा डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी अब यहां से एक बात और आ गई, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालूं, तो या तो ये मेरा 1 इक्वल होगा या 1 से हमेशा क्या होगा। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, या तो 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में, या 1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स along the grid through the point A, B, C, D. A यानी A पॉइंट कहां पे मेरा ये, and F as shown in the figure find the distance covered by the moving object. तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्लियर, तो देखो हमारे पास ये है, A से गया B पे, B से गया C पे, C से D, D से E, E से F। तो देखो डिस्टेंस होता क्या है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो देखो A से B तक, A से B तक कितनी पाथ लेंथ हो गई, 3 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3, A से B तक कितनी हो गई मेरे पास, A से B तक हमारे पास होगी 3। क्लियर, अब मैं बात करूं B से C, तो B से C कितना हो गया मेरे पास 1। E से D, C से D मेरे पास कितना हो गया 1.5। अब मैं बात करूं D से E, तो फिर मेरे पास कितना हो गया 0.5, और E से F हो गया 0.5। देखो टोटल पाथ लेंथ क्या आ जाएगा, इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब को मुझे अलजेब्रिकल तरीके से सम करना है, सिंपल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 3, 4, 5, 6 और 6, ये कितना मेरे पास कितना आ गया 6.5 किलोमीटर। यानी A से और F तक जाने का जो मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द ग्रिड थ्रू द पॉइंट A, B, C, D, E एंड F एज शोन इन द फिगर। जो डिस्टेंस निकालना था हमारा वो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of radius r in 40 seconds, what will be the magnitude of the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। यानी आप लोगों के पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और क्या बोला गया है कि एक राउंड जो है वो कंप्लीट कितने में कर लेता है 40 सेकंड में, और पूछा कितने में है 2 मिनट 40 सेकंड में। तो पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो आगे चलो देखो गिवन क्या है हमारे पास, टोटल टाइम कितना गिवन है 140 सेकेंड। जो हमारे पास टोटल टाइम गिवन है वो कितना गिवन है 140 सेकेंड। एक सर्कुलर मोशन, एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड। क्लियर, तो देखो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लग रहा है 40 सेकेंड, नेक्स्ट राउंड कितने में करेगा 40 सेकेंड। यानी ये मेरे पास कितना हो गया फर्स्ट राउंड, ये मेरे पास क्या हो गया सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में फिर 40 सेकेंड। अभी मेरे पास कितना हो गया 120 सेकेंड। क्लियर, मेरे पास कितना हो गया 120 सेकेंड। अब मेरे पास कितना बच गया 20 सेकेंड, और मैं बोल रहा हूँ कि 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लग रहा है, तो 20 सेकेंड में कहाँ पे होगी पोजीशन,
यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो 20 सेकंड में यहाँ पे होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी, ये मेरी क्या होगी, फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक का। सर्कुलर अगर मान लो इसकी रेडियस क्या थी आर, इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा 2r, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2r। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हमारे पास एक और क्वांटिटी आती है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है स्पीड। स्पीड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, भाई वो बहुत तेज चला रहा था, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। आपके जीवन में ये क्वेश्चन या ये शब्द स्पीड बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। आज हम पढ़ते हैं कि स्पीड होती क्या है। क्लियर, स्पीड किस चिड़िया का नाम है जिसको हम बार बार सुनते हैं। तो देखो बच्चे, स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी हम बोल सकते हैं स्पीड हमारी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस, जो अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, यानी जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्लियर, और देखो स्पीड यूजुअली हमें गिवन होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। और वही देखो स्पीड में हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस आया, टाइम आया, तो स्पीड में हमारे पास डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम बोलते हैं स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं स्पीड की एसआई यूनिट की, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर। वहीं पे मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट की मेरे पास क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब बात आ गई सर किलोमीटर। यूजुअली किलोमीटर पर आवर भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी, और अगर किलोमीटर पर आवर आ गई तो आप कैसे करोगे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड को, और मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चे, यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मान लो किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर गिवन है, आपको किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। किलो अगर हमें मान लो स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और उसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो कोई भी स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से, तो जो हमारे पास स्पीड आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। जैसे बच्चे हमारे पास स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कर देंगे 5/18 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, वहीं पे अगर मान लो हमें गिवन होता 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होता किलोमीटर पर आवर में, तो अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। हमें अगर मीटर पर सेकंड में दी गई हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी हो, या हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो हम इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद हमारे पास आता है, देखो स्पीड में हम दो पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और एक पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर, तो सबसे पहले आता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। क्लियर, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो average speed of a particle over a certain time is defined as the ratio of total length of the path traveled to the total time। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
यानी जो टोटल डिस्टेंस, मान लो मैंने यहाँ से चलना, ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलकर ए से चलना स्टार्ट किया मैंने, ए से चलना स्टार्ट किया और मैं ए से चलकर यहाँ पे आ गया बी पे। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी ना मेरी, टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया ए से बी तक, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो मेरे को क्या देगा, एवरेज स्पीड। क्लियर? आगे चलते हैं हम। अब आता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ मस्त बाइक पे बैठकर जा रहे हो, जैसे ये आपके पास आपकी मस्त बाइक एक बाइक पे बैठ के आप जा रहे हो और पीछे आपका दोस्त भी बैठा हुआ है, बाइक चला रहे हो आप मस्त घूमते फिरते। अब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी ना उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, कभी बाइक आप तेज चला रहे हो, कभी धीरे चला रहे हो, मैंने फोन किया आपके दोस्त को, उससे बोला कि भाई अब स्पीड क्या है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो मेरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होगी, अब मान लो आप कहीं ए से चलना स्टार्ट किए थे, ए से चलकर आप कहीं बी पे जा रहे थे, तो जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम, आप कभी धीरे चले कभी तेज चले उससे कोई नहीं, आपने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। वहीं पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस क्या है, आर, विद ए कांस्टेंट स्पीड, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज टी, इन टाइम टी बाई 6 द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। देख, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, आपको बल्कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। A particle is moving in a circle of radius r with a constant speed. The time period of the particle is t. In t by 6, average speed of the particle is. बड़ा सिंपल है। देखो, टाइम कितना दिया गया है, t by 6, हमने एवरेज स्पीड का क्या पढ़ा, हमने एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग in a circle of radius r with a constant speed, the time period of the particle is t, तो t by 6 में। क्लियर? देखो, बड़ा सिंपल है, आप लोगों को करना क्या है इसमें, अब जो टोटल स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, इनटू जो टाइम पीरियड है वो, तो डिवाइड बाय जो टोटल टाइम है वो। तो पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद में उसको उसकी जो जो टाइम ले रहा है उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मान लो कि ये वाला है, देखो टाइम पीरियड क्या दिया गया है, टी, तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, स्पीड क्या लिख सकता हूँ, वी, नॉर्मल स्पीड की मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, यही होगी भाई। पूरा करने में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम टी। इसमें किसमें पूछा है कि टी बाई 6 टाइम में, तो देखो ये मेरे पास क्या हो गई, स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी बाई 6 डिवाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस टी बाई 6 टाइम में, और ये क्या हो गया,
टोटल टाइम t/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू v। और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी देखो, क्योंकि इसमें गिवन था कि एक कंप्लीट राउंड करने में उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, t। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, v, और v की वैल्यू क्या थी, 2πr/t। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, सी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वांटिटी, वेलोसिटी। देखो बच्चे, अब जैसे हमने पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा था, तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्या आया था, स्पीड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम बात करें वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, तो एरो का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी के पास दोनों चीजें हैं, क्या, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। इसलिए कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब वेलोसिटी को जनरली तो हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और वहीं मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस क्या होती है मेरे पास, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। तो सबसे पहले वेलोसिटी देखो, जैसे स्पीड होती थी हमारी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, वहीं पे सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। अब जैसे हमें स्पीड की हमने पढ़ी थी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, तो सेम कंसेप्ट है। देखो स्पीड, एवरेज स्पीड में हम क्या बात कर रहे थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड की बात करें तो हम, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यानी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड किसी इंटरवल के लिए डिफाइन है, यानी उस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम। वहीं पे इंस्टेंटेनियस की बात करें, वो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात करें कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी या क्या स्पीड रही होगी, वो मेरी कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंट, या हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात की जाएगी तो, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाएगी तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वेलोसिटी की पूछे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी क्या है, वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वही है, एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक इंटरवल की हम बात करें कि उस इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। तो अब एवरेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। देखो यहाँ पे हमने वेक्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ये क्या हो जाएगा, T2 टाइम पे जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है माइनस जो T1 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। अब इसी चीज को मैं क्या करूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात करूं। क्लियर। तो देखो हमने अभी जो एवरेज लिखा था, वो हमने एवरेज क्या लिखा था कि S2 माइनस S1, वेक्टर की मैं बात करूं। अब जो हमने ये टाइम इंटरवल किया, इसको मैं बहुत ही ज्यादा कम कर लूं, यानी बहुत ज्यादा कम, यानी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बहुत ज्यादा कम देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो डेल्टा टी था उसको टेंडिंग टू जीरो कर लूं, यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेरे पास आई इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, वेलोसिटी। क्लियर। तो ये क्या आ गया मेरा डिफरेंशिएशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एवरेज पे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1, यानी जो फर्स्ट एक पर्सन है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, पहले आधे टाइम में वो किस स्पीड से चला है, वेलोसिटी से चला है v1 से, एंड द सेकेंड हाफ टाइम विद ए वेलोसिटी v2, देन द मीन वेलोसिटी इज गिवन बाय। क्लियर? तो हमें पूछा है कि मीन वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर? देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास है, ये कोई पर्सन है, आप हो ऐसे समझ लो, आप ही हो ये। देखो पहले v1 से चला कितने टाइम के लिए, मैं मान लेता हूं कि जो पहले टाइम था वो क्या था, t। क्लियर? फिर v2 से चला तो फिर मैं मान लेता हूं मेरा कितना टाइम है, t। ये हाफ हाफ टाइम है, t इक्वल है, क्योंकि हाफ में चला है वो v1 से, फिर हाफ में चला है वो v2 से। क्लियर? तो हमारे पास अगर एवरेज की बात की जाए तो क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? अब देखो स्ट्रेट रोड पे बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो पहले कितने से चला, v1 इंटू टाइम t लिया, फिर क्या चला v2 इंटू टी। ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखो ये वाला अगर मुझे मान लो ये निकालना हो तो v1 से चला इंटू टी, फिर यहाँ से v2 से चला इंटू टी, तो देखो ये टोटल मेरे पास क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैं टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम, पहले टाइम कितना लिया था t, फिर टाइम कितने लिया t, तो मेरे पास टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 2t। क्लियर? तो यहां से मेरे पास t1, सॉरी यहां से मेरे पास देखो पहले मेरे पास v एवरेज क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू v1t प्लस v2t डिवाइड बाय t1 प्लस t। ठीक है, यानी जो पहले टाइम लगा वो t और t2। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से t कट जाएंगे, ये आ गया मेरे पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज यानी मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोलूँ या मीन वेलोसिटी बोलूँ सेम बात है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ए ऑप्शन क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ एनालॉग वॉच व्हेन इट टर्न 50 मिनट्स। देखो हमारे पास वॉच गिवन है, यहां से 50 मिनट्स। क्लियर? देखो हम बात करें अगर, और निकालना क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। तो वही एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो सबसे पहले अगर टाइम की बात करूं मैं, 15 है मिनट, तो टाइम लिख लेता हूं मैं। तो टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 इंटू 60, ये मेरे पास किस में आ गया, सेकंड में आ गया टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ से इनिशियल से यहाँ पे फाइनल पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई मेरे पास, ये है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनस जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाइपोटेनस ये भी 3 ये भी 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा मेरे पास, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम मेरे पास कितना है 50 इंटू 60, और ये जो मेरे पास था ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है? तो यहाँ से इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3√2 डिवाइड बाई 15 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? ये मेरे पास कितना आ गया 5, ये फाइनली मेरे पास आ जाएगा √2/3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ये स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया था, अच्छे से समझाया। इट इज द डिफाइंड एज लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एंड कंसिडर टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो। यानी जो मेरा टाइम का जो इंटरवल था, मैंने बोला था कि जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती है वो इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। अगर उसी इंटरवल को हम टेंडिंग टू जीरो को, यानी वो इंटरवल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग करोगे आपसे होगा। अभी मैंने बताया था कि पोजीशन x ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो हमारे पास x दे दिया, x क्या गिवन है हमारे पास, x दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। टाइम क्या दे दिया हमारे पास, 1। यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास t2 तो क्या है 1, और t1 की बात करें तो क्या है 0, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा है। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब s2 क्या है, पोजीशन एट t2, तो हम यहाँ से s2 निकाल लेंगे, यानी ये t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब s1 क्या आएगा, टाइम कहाँ पे, 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3। तो यहाँ से एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास बचे, s2 क्या है मेरे पास 6, s1 क्या है मेरे पास 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, ये मेरे पास कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर? आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं इसी लेक्चर की सीरीज से, जब तक के लिए थैंक यू।